मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 1 महीने का प्रचार अभियान राजस्थान से शुरू किया। अलवर की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करप्शन, कला और नाकामी को लेकर चुनावी आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस लूटने में किसी से भेदभाव नहीं करती, कांग्रेस 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। इससे पहले पीएम मोदी ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 30 जून तक देश भर में 51 रैलियां, 500 सभाएं और 600 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही कलह अभी थमी नहीं है। सचिन पायलट ने टोंक में आज फिर अपने समर्थकों के साथ रैली और जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सचिन पायलट ने कहा है कि कोई ये न समझे कि वे अपनी मांगों से पीछे हट गए हैं। इससे पहले गहलोत ने कहा था कि पायलट पार्टी में है तो साथ में काम करना होगा। 29 मई को कांग्रेस नेतृत्व ने पायलट गहलोत में सुलह का दावा किया था। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को भगवान के साथ बैठा दे तो वो भगवान को भी समझा सकते हैं। कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने कहा कि देश में जिस तरह मुसलमानों पर हमला हो रहा है, गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विदेश जाते ही राहुल गांधी में जिन्ना की आत्मा घुस जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। देश के हर एक ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। इसके लिए कोऑपरेटिव फील्ड के साथ मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद देश में अन्न भंडारण की क्षमता 1450 लाख टन से बढ़कर 2150 लाख टन तक हो जाएगी। अभी भारत में हर साल करीब 3100 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, जिसमें 47% अन्न का ही भंडारण हो सकता है। हिंसाग्रस्त मणिपुर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज म्यांमार सीमा के पास सीमावर्ती मोरे इलाके का दौरा किया। सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक के साथ साथ आज अमित शाह ने कुकी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से भी बातचीत की। अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी से जुड़े एक मुकदमे में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी और कहा था कि हिंदू पक्ष की अर्जी सुनने लायक ही नहीं है। हाई कोर्ट ने माना है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में दैनिक पूजा अर्चना की मांग वाली अर्जी मेंटेनेबल है और अब निचली अदालत में हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने विरोध कर रहे पहलवानों की ओर से गंगा में मेडल बहाने की कोशिश को ड्रामा करार दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि गंगा में मेडल बहाने से नहीं, पुलिस को सबूत देने से उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक सभा में बृजभूषण सिंह ने कहा कि अदालत में उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाए तो वो खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। तेलंगाना में सरकार के सचिवालय के गुंबद को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को चुनौती दी है। ओवैसी ने कहा है कि हिम्मत है तो बीजेपी सचिवालय का गुंबद गिराकर दिखाए। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। इससे पहले बीजेपी नेता बंडी संजय ने सचिवालय बिल्डिंग की गुंबद के आकार को लेकर सवाल उठाए थे और सत्ता में आने पर उसे गिराने का वादा भी किया था। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अभी तक हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं कर सकी है। 2 दिन की रिमांड में पुलिस ने आरोपी साहिल खान को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन किया है। इस बीच हत्या से पहले का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साक्षी घटनास्थल की ओर तेजी से जाती नजर आ रही है। आज देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर आई है। वर्ष 2022-23 में जीडीपी विकास दर 7.2% रही है। 2023 की पहली तिमाही में जीडीपी 13.1% की दर से, दूसरी तिमाही में 6.2% की दर से, तीसरी तिमाही में 4.5% और आखिरी तिमाही में 6.1% की दर से बढ़ी थी। आज पूरे देश में बृजभूषण शरण सिंह के भविष्य के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। एक थ्योरी यह है कि दिल्ली पुलिस उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की जीत हो जाएगी। और दूसरी थ्योरी यह चल रही है कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट भी दे सकती है। और यह पहेली आज तब शुरू हुई जब देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने यह खबर प्रसारित की
कि दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और उसने ये ट्वीट कर दिया, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। दिल्ली पुलिस में एक सूत्र के हवाले से उन्होंने कहा कि टिल नाउ वी हैव नॉट फाउंड सफिशिएंट एविडेंस टू अरेस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह। इसमें लिखा गया कि पुलिस के पास ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और पुलिस यौन शोषण के इस मामले में अगले 15 दिन में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर कर सकती है और यह रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट भी हो सकती है और यह रिपोर्ट चार्जशीट के रूप में भी अदालत में दायर हो सकती है। और इसमें यह भी लिखा कि पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे खिलाड़ियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोप साबित होते हों। अब सोचिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी ये कह दे कि हमें ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा इसी में एक और ट्वीट भी था। इसी में एक यह भी लिखा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ना तो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही उन्होंने सबूतों को नष्ट करने के लिए ऐसा कोई प्रयास किया है। इसलिए पॉक्सो एक्ट के मामले में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उन्हें गिरफ्तार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और यह सब कुछ टॉप सोर्सेज इन दिल्ली पुलिस के हवाले से कहा गया, यानी दिल्ली पुलिस में जो उच्चतम सूत्र हैं उनके हवाले से यह खबर जो है प्रसारित की गई। अब पूरे देश ने यह मान लिया कि अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलना तय है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर ही यह बात कह रहे हैं। लेकिन इसके थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली पुलिस ने फिर खुद से एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि यह सारी जानकारी गलत है और इस संवेदनशील मामले में पुलिस अपनी तरफ से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब भी जांच कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने यही खंडन न्यूज चैनल्स के तमाम रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जारी किया। लेकिन बाद में खंडन करने वाला यह ट्वीट और यह मैसेज जो दिल्ली पुलिस ने तमाम रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर किया था, यह सब कुछ दिल्ली पुलिस ने खुद ही आज शाम को डिलीट कर दिया। जिसके बाद अब इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या यह बात सही हो सकती है कि वाकई में अब तक की जांच में दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। क्योंकि अगर मिले हैं तो फिर दिल्ली पुलिस ने अपना वो ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया जिसमें वो कह रही है कि न्यूज एजेंसी की खबर गलत है और हम अब भी जांच कर रहे हैं। डिलीट करने की क्या आवश्यकता थी? और यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के पीआरओ का एक नया बयान आया है और अपने नए बयान में उन्होंने इस बात पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस के पास ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पुलिस अब भी खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। इस केस में एसआईटी है, वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहां तक पहुंची है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और उसमें क्या टाइम फ्रेम लगेगा ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है और क्या एविडेंस है ये कहना भी उचित नहीं है। तो जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी उसके बाद हम जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा और आपको जरूर इस पे अपडेट दिया जाएगा। आज ब्रजभूषण शरण सिंह का आत्मविश्वास अचानक से 7वें आसमान पर पहुंच गया है और आज बाराबंकी में उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा कि अगर उनके खिलाफ यौन शोषण का एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो वो खुद ही फांसी पर लटक जाएंगे। यानी आज जब आप ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उन्हें इस बात का शायद लगता है पूरा भरोसा है कि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलने वाला। और इस अति आत्मविश्वास को आप उनके इस बयान से आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब लोग
सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा। बड़े से बड़े अपराधी पर भी अगर पॉक्सो एक्ट लग जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बड़े से बड़ा अपराधी डर के मारे कांपने लगता है, और अगर आम आदमी पर लग जाए तो आप सोच ही नहीं सकते कि एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी। अगर वो निर्दोष भी होगा और उस पर पॉक्सो एक्ट लग जाए तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत होगी। लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह के ये नए तेवर देखकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें लगता है नई ताकत कहीं से मिली है, और ऐसा लग रहा है कि उनका आत्मविश्वास आज 7वें आसमान पर है। आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि अब यह मामला बंद होने वाला है। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली पुलिस वाकई में ऐसा कहती है कि उसे अपनी जांच में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले और पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे देती है, तो फिर क्या होगा? क्या यह मामला समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा? क्या तब हमारे देश के प्रदर्शनकारी खिलाड़ी पुलिस की उस जांच पर भरोसा कर लेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे? उस जांच के लिए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खुद निर्देश दिया था, तो तब क्या होगा? तब शायद इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में यह मामला और भी गंभीर रूप ले सकता है। सरकार पर खिलाड़ियों का दबाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस के बाद इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की जाए और सुप्रीम कोर्ट को फिर से सुनवाई करके इस पर कोई नई कमेटी गठित करनी पड़े, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वो बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में दिख रही है और प्रदर्शनकारी खिलाड़ी शायद इस जांच को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हालांकि आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने अभी जो बात कही है वो यही है कि इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई है, बल्कि ये जांच अभी जारी है। और इस सब के बीच इन खिलाड़ियों ने 4 जून को हरियाणा के सोनीपत में एक महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है, जब सरकार को दिया गया खिलाड़ियों का ये 5 दिन का अल्टीमेटम समाप्त होगा और हो सकता है कि उस दिन खिलाड़ी फिर से अपने मेडल्स गंगा नदी में प्रवाहित करने का ऐलान करें या फिर कोई नई रणनीति वो बनाएंगे। भारत ने आज तक के इतिहास में ओलंपिक खेलों में सिर्फ 35 मेडल जीते हैं, सिर्फ 35, और इन 35 मेडल्स में से भी एक मेडल साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जीते हैं। इसलिए ये जो मेडल हैं और ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये बहुत परिश्रम करके, तपस्या करके यहां तक पहुंचे हैं, और ये तपस्या और ये परिश्रम, ये मेडल इनसे कोई नहीं छीन सकता। और हमने कल भी ये कहा था कि इन्हें ये मेडल गंगा में प्रवाहित नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये मेडल इनके साथ साथ पूरे देश के हैं। ये मेडल देश के 140 करोड़ लोगों के हैं। इसलिए इन खिलाड़ियों की हर बात जरूर सुनी जानी चाहिए और इन्हें इंसाफ भी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अब इस पूरे मामले में भारत की छवि को काफी नुकसान पहुंचने लगा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि इस मामले में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने 28 मई को जिस तरह पहलवानों को हिरासत में लिया वो तरीका सही नहीं था और इस संस्था ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि अगर अगले 45 दिनों में एड हॉक कमेटी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और दूसरे पदों के लिए चुनाव नहीं कराए तो भारत की इस संस्था से स्थायी सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी।
इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी कहा है कि पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए हैं उन पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रक्रिया के दौरान उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब हम आपको अमेरिका लेकर चलते हैं, जहां राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में आज खालिस्तान का झंडा लहराने लगा। आज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोली और वहां मौजूद लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब अपने आप को भगवान समझने लगे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुसलमान भी खतरे में हैं। राहुल गांधी का यह पूरा कार्यक्रम लगभग 55 मिनट तक चला और इस कार्यक्रम का जो थीम था वो यही था जो मैंने आपको बताया, मोहब्बत की दुकान। यानी कार्यक्रम का नाम ही मोहब्बत की दुकान है। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही इस दुकान का शटर उठाया और मोहब्बत बांटनी शुरू की, अचानक से मोहब्बत की इस दुकान में खालिस्तान के समर्थक घुस आए और ये पंजाब को खालिस्तान बनाने के मांग करने लगे, खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने लगे, खालिस्तान का झंडा वहां पर लहराने लगे। दिलचस्प बात यह है कि जब सैन फ्रांसिस्को के इस हॉल में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तब राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नफरत के शहर में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। तो राहुल गांधी का जो आज का जो पहला ही ये इवेंट था, जिसे हम कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, जो जिसका उन्होंने नाम रखा, वो आज पहले दिन ही विवादों में फंस गया और आज जो कुछ हुआ वो शायद बहुत अच्छा नहीं हुआ। हालांकि जब खालिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके सामने लगने लगे, तब राहुल गांधी ने अपना आपा नहीं खोया। वो ना तो नाराज हुए, ना वो गुस्से में आए। उन्होंने बहुत आराम से खालिस्तानियों की बात सुनी और कहा कि मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। और कांग्रेस पार्टी की यही संस्कृति है, यही कल्चर है कि वो किसी दूसरे की राय सुनकर भी नाराज नहीं होते। जिन खालिस्तानी समर्थकों ने ये भारत विरोधी नारे लगाए, वो तमाम समर्थक खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से आए थे और ये वही संगठन है जिस पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक हॉल में आयोजित हुआ था, लेकिन ये खालिस्तानी खालिस्तान का झंडा लेकर इस यूनिवर्सिटी के इस हॉल में बड़ी आसानी से पहुंच गए। ये देखिए तस्वीर। तो राहुल गांधी अमेरिका में मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, लेकिन उनकी इस दुकान में शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी, क्योंकि वो ज्यादातर समय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही बोलते रहे। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री को भगवान के सामने बैठा दें तो वो भगवान को भी ब्रह्मांड के बारे में समझा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उस घटना का भी मजाक उड़ाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सिंगोल यानी राजदंड को दंडवत प्रणाम किया था। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things. राहुल गांधी ने भारत सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसके अलावा जब उनसे भारत में मुसलमानों की स्थिति पर सवाल पूछा गया तो ये तो उनका मनपसंद विषय है, इसलिए उन्होंने कहा कि आज भारत में मुसलमान ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और गरीब खुद को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। टीवी से उतार दिया, पुलिस को यूज किया,
मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। और जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था। क्यों हुआ? क्योंकि आप सबने हमारी मदद की। द बेस्ट वे फॉर मी टू एक्सप्लेन दैट इज द लाइन, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. तो राहुल गांधी ने अब ये तय किया है कि अब वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत के नए नए शोरूम्स खोलेंगे। और आज उन्होंने मोहब्बत की दुकान का जो पहला ओवरसीज शोरूम है या दुकान कह लीजिए, वो उन्होंने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में खोली है। लेकिन एजेंडा वही है जो भारत जोड़ो आंदोलन के, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका था कि बार बार लोगों को ये बताना है कि नरेंद्र मोदी कैसे देश के लिए अच्छे नहीं हैं, बार बार ये बताना है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को आगे नहीं बल्कि पीछे लेकर जा रही है। साथ ही उन्होंने आज ये भी कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को कब किसने कहां रोकने की कोशिश की। यह यात्रा इतनी स्मूथली चली, केरल से लेके कश्मीर तक ये जब चली तो ऐसी कोई घटना नहीं आई जहां कभी किसी ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की हो, कहीं किसी ने रास्ता रोक दिया हो, कहीं किसी ने विरोध प्रदर्शन किया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश हुई है। तो आज उनका पूरा ध्यान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के मौके पर राजस्थान के अजमेर में थे। और खास बात यह है कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाला है और यह प्रधानमंत्री मोदी का इस साल के शुरुआत से अब तक राजस्थान में चौथा दौरा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए। ये वहां का बहुत मशहूर प्रसिद्ध मंदिर है और यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। जो लोग राजस्थान के हैं हमारे दर्शक, वो इस मंदिर के बारे में जरूर जानते होंगे। काफी सिद्ध स्थान माना जाता है इस मंदिर को। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में और दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। और यहां मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का विशेष स्वागत किया। उन्हें माला और फिर साफा पहनाया गया। इसके साथ ही एक तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इसमें कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने सीधा हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस लूट में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। उसने देश के हर नागरिक को समान भाव से लूटा है और वो हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। अब आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस सरकार के समय गरीबों को जो घर मिलते थे वो 4 दीवारों के खंडहर बन के रह जाते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कांग्रेस गरीब के घरों को भी लूट लेती थी। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 24 लाख करोड़ रुपए 85 पैसों के हिसाब से 24 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। साथियों, और जब लूट की बात होती है ना तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, सबको समान भाव से लूटती है। तो बीजेपी की इस समय राजस्थान पर खास नजर है क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही लड़ाई से संघर्ष कर रही है और कांग्रेस वहां काफी टूटी हुई स्थिति में है क्योंकि जब 2 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हों
तो बीजेपी के लिए स्थितियां काफी आसान हो जाती हैं और इसीलिए बीजेपी राजस्थान पर अब काफी ध्यान दे रही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों को खतरा असल में भारत में नहीं है, बल्कि असली खतरा है चीन में। हमारे पास नई तस्वीरें आई हैं जो चीन के यूनान प्रांत के एक छोटे से शहर की हैं जिसे नागू कहते हैं, और इस शहर में लगभग 650 साल पुरानी एक विशाल मस्जिद है जिसके कुछ हिस्सों पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस बुलडोजर चलाना चाहती थी। देखिए वहां पर भी बुलडोजर चलता है, लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और इसके बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। इस हमले के बाद चीन की पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया और बहुत सारे लोग अब वहां लापता भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हमला करने वाले लोगों ने 6 जून से पहले सरेंडर कर दिया तो उन्हें कम सजा होगी, लेकिन अगर इसके बाद भी मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने से रोकने की कोशिश की गई तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वो इसके लिए तैयार रहे। चीन का स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस प्रांत की जिस मस्जिद के अवैध ढांचे को ध्वस्त करना चाहते हैं, उस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1370 में हुआ था। सोचिए कितनी प्राचीन मस्जिद है, और यह मस्जिद जैसा आपने देखा बहुत पुरानी है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है, 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन स्थानीय प्रशासन का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में इस मस्जिद का विस्तार हुआ है और इस दौरान इस मस्जिद के परिसर में कुछ नई मीनारें बना दी गई और इसके ढांचे पर एक गुंबद का निर्माण भी कर दिया गया जो कानून के अनुरूप नहीं था और इसीलिए इसे गिराया जा रहा है। वर्ष 2020 में चीन की एक अदालत ने यह आदेश दिया था कि जिन मस्जिदों में मीनारें और गुंबद बनाई गई हैं, पुलिस उन्हें अवैध मानकर उन पर बुलडोजर चला सकती है। और तब से लेकर अब तक, आज तक चीन में बहुत सारी मस्जिदों का रूप ऐसे ही बदल दिया गया है, यानी वहां पर गुंबद वाली मस्जिद अलाउड नहीं है। उदाहरण के लिए चीन में येनचुआन नाम की एक जगह है जहां मिंग राजवंश के शासन में वर्ष 1369 से 1644 के बीच एक मस्जिद का निर्माण हुआ। बाकी मस्जिदों की तरह इस मस्जिद में भी मीनारें थीं और मस्जिद के ढांचे पर एक गुंबद भी हुआ करता था, क्योंकि मस्जिद का जो ढांचा होता है पारंपरिक रूप से, आप दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिए, भारत में भी देख लीजिए, उसमें मीनारें भी होती हैं और उसमें गुंबद भी होता है। लेकिन चीन में यही मीनारें और गुंबद अलाउड नहीं है। चीन की सरकार का मानना है कि इस मस्जिद को देखकर ऐसा लगता है कि यह चीन की नहीं बल्कि किसी मुस्लिम देश की या अरब देश की कोई मस्जिद है, और इसी के बाद इस मस्जिद को पूरी तरह से बदल दिया गया और अब यह आपको कहीं से भी एक मस्जिद की तरह नजर नहीं आएगी, बल्कि यह आपको चीन का कोई शॉपिंग मॉल जैसा बिल्डिंग नजर आएगी। चीन में ऐसी सैकड़ों मस्जिदें हैं जिन्हें तोड़कर उनका पूरा स्वरूप बदल दिया गया है, आर्किटेक्चर बदल दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश बिल्कुल चुप बैठे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इस्लाम के जितने भी ठेकेदार हैं वो तमाम लोग इस चीज पर बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने चीन के सामने एक बार भी अपना विरोध नहीं जताया। ना तो पाकिस्तान इसका विरोध जता रहा है, ना ही मुस्लिम देश इस पर कोई विरोध जता रहे हैं। बात बात पर भारत को लेक्चर देने वाले जो लोग हैं वो इस पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। नुपुर शर्मा से लेकर कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने के मुद्दे पर जिन 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत की निंदा की थी, उनमें से एक भी देश ने चीन में इस तरह खुलेआम मस्जिदों को तोड़ने पर या मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए चीन की जरा भी आलोचना नहीं की है। और यहां बात सिर्फ इन मुस्लिम देशों की नहीं है। पिछले साल जब कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने के लिए आंदोलन कर रही थी, उस समय आतंकवादी संगठन अल कायदा ने कहा था कि भारत के मुसलमान खतरे में आ गए हैं। लेकिन चीन में जब लाखों मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में रखकर
उन पर अत्याचार होते हैं और वहां इस तरह से मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, तो ना तो मुस्लिम देश इसका विरोध करते हैं और ना ही अल कायदा जैसे आतंकवादियों को मुसलमान या इस्लाम वहां पर खतरे में नजर आता है। आज हमारा सवाल यही है कि क्या चीन के मुसलमान मुसलमान नहीं है? चीन ने अपने देश में मुसलमानों को भी बदल दिया है, इस्लाम को भी बदल दिया है और वहां के मस्जिदों के स्वरूप को भी बदल दिया। और चीन कहता है कि यहां इस्लाम हमारे हिसाब से चलेगा। वहां पर इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं उन्हें दाढ़ी भी चीन के हिसाब से रखनी होगी, मस्जिदें भी चीन के हिसाब से बनानी होंगी और उन्होंने इस्लाम धर्म में जो रीति रिवाज हैं उनमें भी काफी हद तक अपने हिसाब से फेरबदल कर दिए। लेकिन किसी भी इस्लामिक देश को इससे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। इस समय चीन के यूनान प्रांत में जिन मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है वो तमाम मुसलमान हुई समुदाय से आते हैं। चीन में इन हुई मुसलमानों की आबादी लगभग 1 करोड़ है। तो सोचिए आप, छोटी मोटी आबादी नहीं है, 1 करोड़ लोग हैं जिनमें 7 लाख हुई मुसलमान यूनान प्रांत में ही रहते हैं, अकेले एक प्रांत में। ऐसा माना जाता है कि इन मुसलमानों के पूर्वज 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईरान और सेंट्रल एशिया के देशों से चीन आ गए थे और बाद में ये चीन की संस्कृति में ही एक तरह से बस गए और शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। भारत में अगर आ गए होते तो आंदोलन करने का हर अधिकार इन्हें मिलता, सरकार को बुरा भला कहने का हर अधिकार इन्हें मिलता, किसी भी स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की जिद करने का अधिकार इन्हें मिलता, भारत की सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालने का पूरा अधिकार इन्हें मिलता, पाकिस्तान की तारीफ करने का पूरा अधिकार इन्हें मिलता। चीन के जो मूल निवासी हैं, जिन्हें हान चाइनीज कहा जाता है, ये मुसलमान उन हान नागरिकों से भी निकाह कर लेते हैं और इन्हें इसीलिए चाइनीज मुसलमान कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में चीन में इन मुसलमानों पर अंकुश काफी हद तक बढ़ा है और सच ये है कि भारत के मुसलमान असल में खतरे में जरा भी नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन के मुसलमान असली खतरे में हैं। लेकिन लोगों की नजर चीन पर जा नहीं रही और या फिर जा भी रही है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन के खिलाफ आवाज उठा सके। चीन में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं है। चीन में मोहम्मद, जिहाद और इस्लाम जैसे कम से कम 20 नामों पर प्रतिबंध है और अगर वहां कोई परिवार अपने बच्चों का नाम मोहम्मद या जिहाद जैसा शब्द इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और चीन के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमान ना तो असामान्य रूप से लंबी दाढ़ी रख सकते हैं, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और हिजाब पहन सकते हैं और ना ही सरकार के टीवी चैनल को देखने से इनकार कर सकते हैं। यानी टीवी चैनल कौन सा देखना है ये भी वहां की सरकार ही बताती है और वो इनकार नहीं कर सकते। आपको एक बांध की कहानी सुनाएंगे जिसका निर्माण स्लो मोशन में हुआ है। इतने स्लो मोशन में हुआ है कि इसे बनाने में 53 साल लग गए। 53 ईयर्स इसे बनाने में लग गए एक बांध को। और यह खबर जनता के सब्र के बांध के बारे में भी बताती है जो धर्म और जाति के मुद्दों पर तो बहुत जल्दी टूट जाता है, लेकिन यह बांध सरकार की लेट लतीफी पर कभी नहीं टूटता। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं हमारे देश में इंटॉलरेंस है, असहनशीलता है, हमारे देश की जनता में जितनी सहनशीलता है उतनी तो किसी और देश में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश की वो जनता है जो 53 वर्षों तक एक बांध के बनने का चुपचाप शांति के साथ इंतजार करती रहती है। इस बांध परियोजना को नीलवंडे बांध परियोजना का नाम दिया गया था, जिसके तहत बांध, जलाशय और इससे जुड़े नहरी क्षेत्र को विकसित किया जाना था। 53 साल पहले वर्ष 1970 में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इस बांध परियोजना को मंजूरी दी गई। उस समय यह तय हुआ कि महाराष्ट्र के इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई और दूसरे संकट को दूर करने के लिए इस बांध परियोजना का निर्माण होगा, जिस पर उस जमाने में 7 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आप 8 करोड़ रुपए मान लीजिए। इस स्वीकृति के बाद इस बांध परियोजना पर काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अगले 9 वर्षों तक इस प्रोजेक्ट की फाइल अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों में धूल चाटती रही और इस पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। 25 वर्षों के बाद वर्ष 1995 में जब किसी तरह इस परियोजना पर काम शुरू हुआ तो इसके निर्धारित स्थान को बदल दिया गया और इससे तब काफी विवाद हुआ।
डेडलाइन के हिसाब से इस परियोजना का काम 5 वर्षों में हो जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ और बांध इस तरह बनता रहा जैसे बीरबल की खिचड़ी पक रही हो। 44 साल के बाद वर्ष 2014 में जब किसी तरह बांध का निर्माण पूरा हुआ तो इस दौरान इस नहर के क्षेत्र को विकसित करने का काम तब भी अधूरा रह गया और यह काम कुछ समय में हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें भी 9 साल और लग गए और इस तरह यह बांध परियोजना 53 साल में पूरी हुई है। यह कहानी वाकई में एक स्लो मोशन वाली कहानी है। इसे सुनने के लिए भी आपके अंदर बहुत धैर्य चाहिए। इन 53 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में 23 मुख्यमंत्री आए, 15 सरकारें बनी, देश की आबादी 55 करोड़ से 142 करोड़ हो गई, लेकिन इस दौरान इन तमाम सरकारों ने ना तो ये बांध बनाया और ना ही इतने ही वर्षों में यहां रहने वाली जनता के सब्र का बांध टूटा। हमारे देश में लोग धर्म, जाति और आरक्षण को लेकर कितनी आसानी से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विकास के मुद्दों को लेकर जनता के सब्र का बांध कभी नहीं टूटता। हमारे जनता का सब्र का जो बांध है बड़ा ही मजबूत है और अब शायद हमें इस अन्याय को सहने की एक आदत सी पड़ चुकी है। हमें कुछ खराब नहीं लगता। हालांकि यह अन्याय सिर्फ लोगों के समय का नहीं है, बल्कि यह देश के टैक्स पेयर्स के साथ भी एक भद्दा मजाक है और वो इसलिए क्योंकि जिस बांध परियोजना पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च होने थे, वो खर्च पिछले 53 वर्षों में 655 गुना बढ़कर 5177 करोड़ हो गया। यह राशि इतनी ज्यादा है कि इसमें 5 और नए संसद भवन बनाए जा सकते हैं। हमारे देश में सरकारें तो 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी सरकारी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हर साल हर सरकार में ऐसे ही चलते रहते हैं स्लो मोशन में, और इसके पीछे भ्रष्टाचार सबसे बड़ी वजह होता है। इस परियोजना की मदद से अब 68,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और अहमदनगर और नासिक के सैकड़ों गांवों की प्यास अब बुझ सकेगी। और ये वो जिले हैं जहां की महिलाओं को पानी लाने के लिए प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। नीलवंडी डैम से कम नगर जिले के 6 तालुके, 6 तहसील और नासिक जिला का 1 तहसील, यानी टोटल 7 तहसील में ये सब सिंचन के लिए पानी जाएगा और कम से कम 1,60,000 एकड़ ये सिंचन क्षेत्र यहाँ निर्मित होने वाला है। इस बांध परियोजना का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे, जो खुद भी 59 वर्ष के हैं। यानी जब इस परियोजना को मंजूरी मिली थी तब मुख्यमंत्री खुद सिर्फ 6 साल के थे और अब वही जाकर इसका उद्घाटन करेंगे। यहां एक और छोटा सा अपडेट आपके लिए यह है कि महाराष्ट्र के जिस अहमदनगर जिले में इस बांध परियोजना का निर्माण हुआ है, उसी अहमदनगर जिले का आज नाम राज्य की सरकार ने बदल दिया है। अब इस जिले का नया नाम होगा अहिल्या नगर। अहमदनगर से अब ये अहिल्या नगर हो जाएगा और ये नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। तो अहमदनगर का नया नाम है अहिल्या नगर। क्यों रखा गया? अहिल्याबाई होलकर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1725 में इसी अहमदनगर जिले में हुआ था और वो मालवा की रानी थी। हमारे देश का बच्चा बच्चा मुगलों के नाम तो जानता है। मुगलों की 7 पीढ़ियों के नाम हमारे देश में लोगों को रटे हुए हैं, लेकिन शायद आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, इसलिए आज आपको बता देते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वर्ष 1669 में जब औरंगजेब के आदेश पर काशी में प्राचीन मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, तब इसके बाद वर्ष 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने ही मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम अहमद निजाम शाह के नाम पर रखा गया था, जिन्हें भारत में निजाम शाही का संस्थापक माना जाता है और वो अहमदनगर सल्तनत के शासक थे और ये बात है वर्ष 1494 की। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस शहर का इतिहास अहमद निजाम शाह से भी बहुत पुराना है और 240 ईसा पूर्व में यह शहर मौर्य साम्राज्य का अभिन्न अंग था।
लेकिन बाद में इस क्षेत्र की पहचान को बदल दिया गया और ये अहमद निजाम शाह के नाम से अहमद नगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इसका नाम बदला जा चुका है। तो ये वो इलाका है जहां पर एक महिला जो है वो महीने में कम से कम 150 से 200 किलोमीटर औसतन एक महिला पानी लाने के लिए पैदल चलती है। और आज जो ये सिंचाई जो बांध परियोजना की शुरुआत वहां पर हो रही है, उससे इन महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। प्राइम टाइम में ऐसी खबरें कोई दिखाता नहीं है, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एक भारत ये भी है। मणिपुर में हिंसा के बाद अब तक हालात सामान्य नहीं है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर में हैं, जहां वो अलग अलग समुदायों के लोगों से लगातार नॉन स्टॉप मीटिंग्स कर रहे हैं। आज उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बल के साथ बैठक की और मणिपुर में ताजा हालात की जानकारी ली। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुकी और मैतेई समुदाय के राहत शिविरों में जाकर खुद लोगों से मुलाकात की और सभी लोगों से मणिपुर में शांति और सद्भाव कायम करने की अपील की है। उन्होंने आज मणिपुर के लोगों को यह भरोसा दिया कि सभी हिंसाग्रस्त पहाड़ी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और जो लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें वापस जल्द ही उनके घरों में वापस लौटाया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए मणिपुर के दौरे पर हैं और उन्होंने 3 दिन मणिपुर में लगाए हैं और अब हम उम्मीद करते हैं कि उनके इस कोशिश के बाद 3 दिन वहां समय बिताने के बाद अब मणिपुर में कुछ शांति वापस लौटेगी। आज वर्ल्ड नो टबैको डे है और इस मौके पर आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहते हैं। आईपीएल तो आप सब लोग देखते ही हैं। पिछली बार के आईपीएल में तंबाकू की कंपनियों का विज्ञापन जो शेयर था वो 6% था। वहीं इस बार जो आपने आईपीएल देखा, जो अभी समाप्त हुआ है पूरा आईपीएल, उसमें टबैको कंपनियों का विज्ञापन का जो शेयर है वो 6% से बढ़कर 16% हो गया। हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज दुनिया भर में वर्ल्ड नो टबैको डे है और भारत के इतने बड़े खेल में, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, जिसका सरोकार सीधा देश के युवाओं से है, जो एक बहुत बड़ी खेलों की एक बहुत बड़ा कंपटीशन माना जाता है, जिस खेल को देश भर में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, वहां पर भी तंबाकू के विज्ञापनों का बढ़ता शेयर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और देश के भविष्य के लिए चिंताजनक भी है। तो एक तरफ हम कैंपेन चलाते हैं कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए और दूसरी तरफ आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में तंबाकू बनाने वाली कंपनियों का जो शेयर है, उनके विज्ञापन है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको याद होगा वर्ष 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरान किया था और नया कीर्तिमान बनाया था। तब से लेकर आज तक हजारों पर्यटक माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, जिससे वहां पर बहुत भीड़ लगी रहती है और इसी भीड़ के साथ माउंट एवरेस्ट पर आता है बड़ी संख्या में कूड़ा और कचरा। दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर इतना कूड़ा जमा हो गया है कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा कचरे का ढेर अब कहा जाने लगा है। जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट के कैंप 4 की है। वीडियो में आप अगर देखें तो हर तरफ आपको प्लास्टिक बिखरा हुआ नजर आएगा। यहां पर पुराने लगे टेंट वैसे के वैसे ही हैं, लोग ऐसे ही टेंट्स को छोड़ गए हैं। इतनी मात्रा में कूड़ा है जितना किसी कूड़ा फेंकने वाली जगह पर होता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए वहां की सरकार और गैर सरकारी संगठन दोनों ने बहुत कोशिश की है
और वर्ष 2014 में नेपाल सरकार ने एक मुहिम की शुरुआत की जिसमें माउंट एवरेस्ट की यात्रा पर जाने वाले हर यात्री को लगभग 3 लाख रुपए पहले जमा करवाने होते हैं और उसे वो रुपया तब रिफंड होता है जब उसके लाए हुए सूखे कूड़े का वजन 8 किलोग्राम के आसपास हो। यानी आप वहां कूड़ा फेंक कर नहीं आएंगे, सारा कूड़ा अपना साथ लेकर आएंगे और तब आपका वो 3 लाख रुपए आपको वापस मिलेगा। दरअसल 8 किलोग्राम एक औसत वजन है जो एक यात्री माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट से 10,000 किलोग्राम कूड़ा साफ करने का एक अभियान शुरू किया और ऐसे में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पर्यटकों को यह जरूरत है कि वो इन नियमों का सख्ती से पालन करें। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो।